सलाम दोस्तों, उर्दू इंटरनेशनल पर खुशामदीद। हम अपने इस प्रोग्राम पीपल्स हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं जनाब ताहिर मेहदी। आप लोक सुजाग के नाम से एक मीडिया का इदारा चलाते हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ, हकीकतें अपने क़ारीन और नाज़रीन तक लेकर आते हैं। आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत का इर्तिका, पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत और पाकिस्तान में हल्के की सियासत, ये वो मौज़ूआत हैं जिस पर आप बाकायदगी से उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत सारे जराइद पर लिखते हैं। गालिबन डॉन पर तो बाकायदगी से लिखते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर मेहदी साहब, खुशामदीद। शुक्रिया बहुत आपका जिस शो से। मैं आपसे पहले भी अभी बराह रास्त गुफ्तगू से पहले ज़िक्र कर रहा था, गुज़ारिश कर रहा था कि जाफ़र अहमद ने अपने एक मज़मून में डॉन के ऊपर लिखा है, डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद जो कराची यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडीज़ के डायरेक्टर रहे हैं। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात में एक मसला कश्मीर है, एक कायद-ए-आज़म की बहुत वक़्त से पहले वफ़ात है और दूसरा हमारा आगाज़ बतौर रियासत जिन हुक्मरानों के साथ हुआ, वो हुक्मरान वो थे जो किसी और मुल्क से इंतखाबात जीत कर पाकिस्तान की कानून साज़ असम्बली का हिस्सा बने थे और ये मगरबी पाकिस्तान के लोग, इन लोगों ने वोट देकर इन लोगों को असम्बलियों में नहीं भेजा था, जो पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान के हुक्मरान थे। फिर मैं पढ़ रहा हूँ आपका अपना भी एक मज़मून इसी तरह का है, जिसमें आपने बादशाह खान की शख्सियत का और नवाबज़ादा लियाकत अली खान की शख्सियत का एक तकाबली जायज़ा लिया है। आप इस सारी चीज़ को किस तरह देखते हैं कि वो कौन-सी ईंट है, जो टेढ़ी लगी है कि आज तक फिर जमहूरियत और सियासत की इमारत जी मेरा ख्याल है कि इसमें इससे पहले कि हम इस पे जाएं कि हल्के की सियासत कैसे डेवलप हुई यहाँ पे या इलेक्शंस का क्या हुआ, यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जमहूरियत के साथ जो पाकिस्तानी अवाम का जो तजर्बा था या वो भी बिल्कुल शुरू ही था ना, क्योंकि जो इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले जो इलेक्शन हुए हैं, आखिरी इलेक्शन 1946 में जो हुए हैं, वो भी जो है वो लिमिटेड फ्रेंचाइज इलेक्शन थे। हुँ, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि कुछ लोगों को सिर्फ वोट देने का हक हासिल होता था और वो बहुत कम होते थे। उसमें शराइत होती थी कि आपने मैट्रिक पास किया हुआ हो या आपकी प्रॉपर्टी हो या आप कोई सरकारी मुलाजिम हो, सिर्फ उस सूरत में आप जो है आपका वोट बनता था। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है, जब आपने एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया कि हर बालिग शख्स जो है वो वोट दे सकता है, तो ये तो एक्सपीरियंस ही पहला था ना। हुँ, तो यहाँ की आवाम को तो अंदाज़ा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि जमहूरियत, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, क्या होता है। उनका तो ब्रश पहली दफ़ा ही उनको ये एक्सपीरियंस करना था। तो लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें जो लोग हुक्मरान तबका है उसके कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, खौफ थे, बल्कि यहाँ पर भी थे, बल्कि इंडिया में भी थे, जहाँ इंडिया में भी इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज वाला इलेक्शन, पहला पहला इलेक्शन जो है वो आज़ादी के बाद हुआ। हुँ, तो जो हुक्मरान तबका है उसके तो तहफ़्फ़ुज़ात और खौफ जो हैं वो समझ आते हैं कि यार पता नहीं जब पर्ची डलेगी तो क्या होगा, हुँ, कौन लोग क्या कर दें। ये अनसर्टेनिटी और ये फ़ियर जो था वो मौजूद था, दोनों तरफ। दोनों तरफ था। लेकिन ये कि आपने वहाँ पर तो सिस्टम को या चले हम कंपैरेटिव बात नहीं करते, हुँ, पाकिस्तान में फिर ये हुआ कि इस खौफ ने बहुत सारी चीज़ों को लीड किया, ठीक है। कि सिस्टम, आप जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको आप कैसे मैनिपुलेट करें कि वो हम आपकी पसंद के नताइज। आपकी पसंद के नताइज आएँ, या उसका जो रिस्क फैक्टर है वो किस तरह जो है वो नीचे आ जाए। तो एक तो जमहूरियत का पर्सपेक्टिव था कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ही बिल्कुल नई चीज़ थी, हुँ, ठीक है। और जो अच्छा दूसरा उसमें जो पाकिस्तान में एक एडिशनल खौफ था, वो था कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो टेंशन जो थी, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान पे तो एक ख़ास अशराफिया जो है, जिसमें शुरू वाले पीरियड में उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी जो लीडर हैं वो उनकी अक्सरियत थी, और उधर ज़ाहिर है कि बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो उनके दरमियान भी एक कंपटीशन था, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान की जो एलीट थी उसको समहाउ ये मंजूर नहीं था कि बंगाली जो हैं वो हम पे हुक्मरानी कर सकें, ठीक है। तो
लेकिन जमहूरियत के हवाले से देखें आप तो तो उनकी आबादी ज़्यादा थी। ज़्यादा थी उनकी आबादी, ठीक है? तो वो तो उन्होंने तो फिर हुकूमत करनी ही थी। उनको अगर जमहूरियत के सारे प्रिंसिपल्स को आपने फ़ॉलो करना था, एक आदमी एक वोट होगा तो एक आदमी एक वोट होगा तो वो होगा। और देखें जब 71 में जब फाइनली कितने 27-28 साल बाद जो 24-25 साल बाद जब इलेक्शन करवाए, तो जो 300 की असेंबली थी उसमें से 162 सीटें मशरिकी 162 जो है मशरकी पाकिस्तान। पाकिस्तान थी, 138 यानी माइनॉरिटी थी। हुँ, तो ये जो था ना कि अगर जमहूरियत होगी हुँ। तो बंगाली हुकूमत बनाएंगे, बंगाली हम पे हुक्मरानी करेंगे, ठीक है? ये भी एक खौफ था। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस खौफ की क्या वजह है? यानी मशरिकी अच्छा, ये एक पाकिस्तान। इस पे बहुत कम काम है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है और मेरे पास इसका कोई आप कह लें कि सिक्का-बंद जवाब नहीं है, जो अप्रूव्ड किस्म का आंसर हो। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, यहाँ के जो अपने मुकामी जो हैं, पंजाबी हो गए, सिंधी, पश्तून, इनका बंगाल के साथ कोई ख़ास आना-जाना कोई नहीं। नहीं था, हाँ। ठीक है? इनका कोई एक्सपोज़र ही नहीं था। हुँ, मतलब आप ऐसे समझ लें कि जैसे पंजाबियों से आप पूछें कि यार आप तामिल को जानते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा रजनीकांत को जानते होंगे, हाँ, ठीक है? उसके अलावा तो नहीं किसी को जानते अच्छा। होंगे, ठीक है? तो इसी तरह का बंगालियों के हवाले से भी था। कोई बहुत हिस्टोरिकल कोई कनेक्शन नहीं मौजूद था। हुँ, लेकिन जो यूपी के लोग थे, ठीक है? उनका एक कॉम्पिटिशन बंगाल के साथ बहुत पुराना था, हुँ। ठीक है? यूपी क्योंकि के मुसलमान, यूपी के मुसलमान, जागीरदार, जागीरदार भी और जो जागीरदारों से भी ज़्यादा जो मुलाज़िम क्लास थी, सरकारी मुलाज़िम। नौकरी पेशा जो क्लास थी। क्योंकि आपको पता है कि जो बंगाल में तो अंग्रेज़ 1757 से था, जी, ठीक है? लेकिन यूपी में भी बहुत बाद में आया, अवध और ये सारे हुँ, एरियाज़ को उसने बहुत बाद में फ़तह किया। आप ये भी देखें कि जो कैपिटल जो है वो हमेशा कलकत्ता रहा वहाँ पे हुँ। ब्रिटिश सरकार जी, का। जी, जी, जी। ये तो कोई 1900 कब कोई 10-12 में जाके दिल्ली शिफ्ट हुआ है। बहुत लेट बहुत शिफ्ट हुआ, बात है, जी। बहुत लेट। तो जब ये कलकत्ता में था कैपिटल भी, तो सारी जो मिनिस्ट्रीज में जो मुलाजिम पेशा जितनी भी सरकारी मशीनरी में जो ह्यूमन रिसोर्स था सारा, वो बंगाली थे बहुत ज़्यादा, जी, ठीक है? अच्छा, और जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये मुग़ल को बिल्कुल ख़त्म किया 1857 के तब बाद ख़ास तौर पे, तो यहाँ पे सारी जो मुलाजिम पेशा क्लास थी वो उर्दू स्पीकिंग थी, जी, ठीक है? वो यूपी की थी है। तो इनका एक कंपटीशन अब अंग्रेज़ ने भी जब यहाँ पे गवर्नेंस की तो अब उसको भी तो देखना था ना कि उसको मुलाजिम पुराने वाले लेके आने हैं अपने साथ या नए वालों को अपना मुलाजिम रखना है, हुँ, ठीक है? तो यहाँ पे इनका एक कंपटीशन मौजूद था। मतलब उसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो सर सैयद हैं, जो यूपी के मुलाजिम पेशा क्लास के नुमाइंदा मैं तो उनको कहूँगा कि वो थे। वो बंगालियों के बारे में बहुत मुतासिम हैं। उनके कई खुतबात में मौजूद है बंगालियों को बुज़दिल कहना और मतलब ऐसे कहना कि देखें अब एक तकरीर में मेरे ख़्याल है उन्होंने किसी में कहा है कि हमारे तो असलाफ की तलवारों पे अभी तक खून जमा हुआ है और लेकिन आप किसी बंगाली को तो हुक्मरान नहीं बनाएँगे। मतलब अगर बंगाली के सामने यहाँ पे अगर टेबल पे आप कोई चाकू-छुरी रख दें, तो वो तो टेबल के नीचे घुस जाएगा, ठीक है? तो इतनी कंटेम्प्ट थी उनके लिए, उनके दिलों में जो है वो बंगाली के लिए। अच्छा, ये बंगाली ये अच्छा मैं जी, जी। यहाँ आपको इसी बात में मज़ीद इज़ाफ़ा ये कर हुँ, देता हूँ कि 1857 की जो जंगी आज़ादी है या जो सिपाही बगावत है, वो बंगाल से शुरू होती है और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने हिंदुस्तान का वो सँभाल लिया इंतज़ाम, तो उन्होंने बतौर ख़ास ये फ़ैसला किया कि बंगालियों को फ़ौज में भर्ती नहीं किया जाएगा और ये बंगालियों पर फ़ौज की भर्ती फिर नवाब लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान बनने के बाद ख़त्म की और फिर ये बंगाल राइफ़ल्स वग़ैरह। तो सर सैयद जिस ज़माने में बंगालियों की मुखालफ़त कर रहे हैं, उस ज़माने में सर सैयद अंग्रेज़ों के बहुत करीब है। तो उनका ये कहना ग़ालिबन अंग्रेज़ रियासत या हुकूमत या सरकार के ज़ेर असर होकर बंगालियों के बारे में उनका ये रवैया हो सकता हाँ, मेरे ख़्याल है एक एस्पेक्ट उसकी वो भी है, लेकिन आप ये देख लें ना कि जो नौकरियों पे जो कॉम्पिटिशन है, जो कंटेस्ट है, जो क्लेम है, ठीक है? और सर सैयद की तो सारी सियासत ही ये थी ना कि जो मुसलमान जो नौकरी पेशा क्लास जो बेरोज़गार हो गई है मुग़लों के ख़त्म होने के बाद, उसको अंग्रेज़ की मुलाज़मत कैसे दिलवाई है। जाए, हाँ, ठीक है। ठीक है? उनकी तो सारी स्ट्रगल ही ये थी, हाँ, ठीक है?
तो मेरे ख्याल है कि उसमें जो उनका और ये एथनिक कंपटीशन आप देखें अभी भी यहाँ पे भी चलता हर है, जगह ही हर है। जगह चलता है। पाकिस्तान में भी आप देखें कि जी ये पठान ज़्यादा आ हाँ, गए हैं इस्लामाबाद में, या पंजाबी यूँ करते हैं, या वो अब यहाँ पे भी चलता है। तमाम तो विफाकी निज़ामों में ऐसा होता ऐसा है। होता है, जी। ठीक है। तो वहाँ पर भी ये कंपटीशन था। तो जो स्टीरियोटाइपिंग है बंगालियों की कि ये बुज़दिल हैं, ये भूखे हैं, ये पता नहीं क्या-क्या हैं, जो नेगेटिव सारा उनकी ये हमें शहाबनामा में कुदरतुल्लाह साहब ने भी बयान किया है, बयान किया। अयूब खान के ये केले केले के पत्ते अपने इर्द-गिर्द लपेटते हाँ, हैं और हाँ, ये ठीक है। छोटे नाटे कद के काले-काले, इनको हाँ, क्या लगे कि तो ये देखिए ना, ये सारी जो स्टीरियोटाइपिंग है बहुत बुरी किस्म की है, हालाँकि बिल्कुल रियलिटी से बिल्कुल अपोज़िट है। वो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बंगाली जो हैं वो उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा सिविलाइज़्ड और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली और पढ़े लिखे लोग थे, और आप दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं। लेकिन एनीवे हम बात ये कर रहे हैं कि ये स्टीरियोटाइपिंग यूपी की जो क्लास थी, मुलाज़िम पेशा, उन्होंने की, और वो बनता है, वो हर जगह लोग करते हैं इसी तरह, ठीक है। तो हमने वही स्टीरियोटाइप को यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनलाइज़ कर लिया। मगरबी अदरवाइज़ पाकिस्तानियों ना ने सिंधियों का कोई बंगालियों से कोई झगड़ा है, अ, ठीक है? ना पंजाबियों का भी ना कोई डायरेक्ट झगड़ा है, अ, ठीक है? किसी का भी कोई झगड़ा नहीं था यहाँ पे, या इंटरेक्शन ही इतना लिमिटेड था कि हमारे लिए कोई स्टीरियोटाइप बनाना भी उनके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत वायबल सी चीज़ थी कि क्यों स्टीरियोटाइप करें जब आपका इंटरेक्शन ही उनके साथ इतना नहीं है। तो ये हमने वहाँ से हायर किया, वहाँ से लेके अपनी हमने अशराफिया से जो पाकिस्तान बनने के बाद हमारी बाद आया, हुक्मरान बनी। बिल्कुल जी। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके ये एक हमने उसकी एस्पेक्ट डिस्कस की है। ज़ाहिर है इसकी कुछ और जहतें भी ज़रूर होंगी होंगी। होंगी लेकिन पाकिस्तान की जो अशराफिया थी, उसका जमहूरियत से जो खौफ था, उसमें एक तो जमहूरियत के साथ जो जनरल फ़ियर था कि ये तो अवाम आ जाएंगे, और अवाम की भी बहुत, एक तो वो था। दूसरा बंगालियों के पर्सपेक्टिव में था कि बंगाली हम पे हुक्मरान हो जाएंगे। अच्छा, जो अवाम की जो स्टीरियोटाइपिंग है कि ये जाहिल होते हैं, ये बिल्कुल उजड़ हैं, इनको क्या पता, वो भी मौजूद थी। और वो कुछ अरसे बाद जब अयूब खान ने अपना आइन बनाने के लिए, मेरे ख्याल है जस्टिस शमीम नाम था उनका, वो एक कमीशन किया था उनको, एक उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि भाई कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में जो है इलेक्शन का होना चाहिए। तो उसमें, और फिर उन्होंने वो अपना बीडी सिस्टम बनाया था जिसमें अगेन उन्होंने फ्रेंचाइज को लिमिट किया था। लिमिट कर दिया था, या बड़ा इनडायरेक्ट कर दिया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया था। तो उसमें सारी ये खुल के बातें सामने आई हुई हैं कि भाई लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो पढ़ाई लिखाई को आप बुनियाद बनाएं, वोट किसको देना है किसको नहीं देना। वो अयूब खान ने बहुत सारी बातें उसमें से नहीं मानी, लेकिन वो, मैं उसको यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो आश्कार करता है, वो सामने लेके आता है कि जो अशराफिया के जहन में जो जमहूरियत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये दो बड़े थे। तो इसलिए शुरू दिन से ही आपने ये कोशिश शुरू कर दी कि अब जमहूरियत को आपने डिस्टॉर्ट कैसे करना है, ठीक है? आपने इसके रास्ते में मतलब रुकावट कैसे डालनी है, और इसमें से वो रिज़ल्ट कैसे लेना है जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं। तो 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। हाँ, 1951 में पहले इंतखाबात जी, का रिस्क लिया गया। लिया गया। हुँ। कुछ ज़रा हमें उन अच्छा, इंतखाबात वो मेरे ख़्याल है रिस्क लिया गया इंतख़ाबात का, क्योंकि अब ये देखें ना, अगर आप इसको 1857 से शुरू कर दें, जब तक तो 1857 तक तो एक लेजिटिमेट, पॉपुलरली लेजिटिमेट एक बादशाह था, जी। या जो पॉपुलर कांसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी हाँ, होता है, वो बादशाहत का एक ज़माने तक मौजूद था ना, कि जी। जी बादशाह है, ब्लू ब्लडेड है, हाँ, ख़ानदान है उनका, हाँ, उनकी हुकूमत बनती है, वो तसव्वुर था। हुँ, उसके बाद एक अंग्रेज़ आ गया, हुँ। ठीक है? और ये कितने 90 साल अंग्रेज़ हाँ, दरमियान एक में रहा। इंस्टीट्यूशनल हुकूमत कायम एक हुई इंस्टीट्यूशनल हुकूमत कायम हुई, और 90 साल बीच में 1857 से 1947 40 तक तक। ये एक अंग्रेज़ की हुकूमत थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना था आपने जब आज़ाद हो गए? बादशाह तो नहीं वापस आ लेके जा आ सकते नहीं हैं। ना आ सक तो इसलिए आपके पास चॉइस नहीं थी कि जमहूरियत के अलावा क्या है? दुनिया में सब में चल भी यही रहा था, हाँ, उस वक़्त सब है। तो आपके पास चॉइस नहीं थी कि आप जमहूरियत को से बच के कुछ और सिस्टम ले आएँ, ले आए, ठीक ठीक है? है। तो इसलिए इलेक्शन तो आपको करवाने थे, ठीक है? तो 47 में पाकिस्तान बन गया, लेकिन जो इलेक्शन थे सूबाई असम्बलियों के, वो 1946 में हुए थे, और उन्हीं असम्बलियों से बंदे लेकर आपने जो नया मुल्क है नया उसके मुल्क जो है वो बनाया, और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई, ठीक जी, है? जो आइन साज असम्बली बनी, उसने आइन अभी बनाना था, जी, ठीक है? और उसने तय करना था
कि यहाँ पे हुकूमत कैसे होगी, क्या सिस्टम होगा, कौन सी असेंबली होगी, तरीके इंतखाबात तरीका क्या? इंतखाबात क्या होगा, वो सारे उसने सिस्टम अभी तय करने थे। ठीक है, तो लेकिन वो नहीं हमसे हो पा रहा था, और उसमें भी अगेन वही स्ट्रगल थी हमारी कि अशराफिया को ये था कि खौफ था कि जमहूरियत अगर सही मानों में आ गई तो एक तो बंगाली आ जाएंगे, और दूसरे अगर बंगालियों को रोक भी लिया तो अवाम ही आ जाए, तो हमारी अवाम तो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं है कि वो उसको उससे पूछ के हुकूमत करें। ठीक है, एक लिहाज से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी इसी बात का आईनादार है कि आपने उसमें एक, क्या कहना चाहिए उसको, डिवाइन सैंक्शन लेने की कोशिश की है रियासत के तस्वुर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको 46 के बाद 5 साल का टेन्योर था उसका। जो 46 के इलेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर हुए थे, तो 5 साल का टेन्योर था, तो 1951 में वो टेन्योर पूरा होना था। और उस वक्त तक इंतखाबात होने ही होने थे। होने थे। उस वक्त तक आपने आइन बनाया ही नहीं था अपना। हम्म, अगर आइन बना लिया होता तो शायद उससे पहले हो जाते, हम्म, या अगर आइन में आपने मुद्दत बढ़ा दी या कुछ भी कर दिया तो उसके मुताबिक हो होते। जाता। तो फिर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसी के ऊपर बहुत सारे ब्लैंको फेर के अपनी आपने मर्जी के, हाँ। अपने तो आपने 1951 में कराए। अच्छा, अब ये जो 4 असेंबलियाँ थी उस वक़्त पाकिस्तान में, पख्तूनख्वा में थी जिसको NWFP असेंबली कहा जाता था, पंजाब में थी, और सिंध में थी, और मशरकी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान में बंगाल असेंबली थी। तो बलूचिस्तान में तो असेंबली नहीं सूबा थी, नहीं था नहीं उस था वक्त। उस वक़्त, वो सूबा नहीं था। ठीक है, तो इसमें सब में ही इंतखाबात जो हैं वो 51 में होने थे। जी, जी। ठीक है? अच्छा, लेकिन अब जो अशराफिया की नुमाइंदा जमात थी, मुस्लिम लीग, हम्म, ठीक है, उसको ग्राउंड का पता था कि हमने मुल्क तो बना लिया है, ठीक हम्म, है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मैनूवरिंग की है लोकल पॉलिटिकल एलीट्स की, लोकल पॉलिटिकल सिनेरियोज को उन्होंने जितना मैनूवर करके सारा कुछ अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया है, वो अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि यहाँ से इसको अब चलाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, पहले तो कांग्रेस नजर आती थी ना दुश्मन। जी, तो अब तो दुश्मन खत्म हो गए। दुश्मन भी खत्म हो गया। हाँ, ठीक है, और अब जो लोकल एलिमेंट्स हैं, हाँ, ठीक है, पख्तूनख्वा में बाचा खान की पार्टी है, ठीक है, और इसी तरह सिंध में मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो बंगाल में तो आपको पता ही है कि कितने बड़ी बड़ी पार्टियां और हाँ, कितने बड़े बड़े वो थे सारे, तो उनको मुस्लिम लीग तहरीक के तौर तक तो ठीक थी कि उसने एक आजादी मुल्क दिलाई। आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन अब उसके लिए ये मुश्किल था कि ये चैलेंज कैसे मीट करना है। तो उनको पंजाब सबसे आसान नज़र आया। हाँ, उनको लगा कि यहाँ पे हम सब कुछ मैनूवर कर लेंगे। ठीक। तो इसका तो उन्होंने इलेक्शन ड्यू टाइम पे करवा लिया। हाँ, ठीक है, पहला इंतखाब पहला पंजाब। इनम पहला इंतखाब इन्होंने करवाया 1951 में पंजाब में। तो केपी और सिंध में इन्होंने 1 साल, यानी असेंबलियों ने खुद ही अपनी मुद्दत जो है 1 साल बढ़ा ली। हम्म, ठीक है, ताकि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो लेट हो जाए, पहले ज़रा तजुर्बा करके देख लें पंजाब में क्या निकलता है। हम्म, ठीक है, फिर केपी में और सिंध में कराएंगे। और तो ये हुआ। तो पंजाब में जो पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, उसके ऊपर बहुत कम काम हुआ हुआ है लोगों का, क्योंकि हमारी ज़्यादा तारीख जो है इलेक्टोरल वो 71 के, हाँ, मार्च 1970 के इंतखाबात से ही हम। वो जब वो हम बच्चों को तो यही बताते हैं कि सत, पाकिस्तान में पहला इंतखाबात हुए ही वही 1970। 1970 में थे। जी। ठीक है, तो 70 के इंतखाबात पे ही हमारा सारा जोर होता है। तो और उसके बाद के हम करते हैं, वो उससे पहले वाली पे नहीं है काम। तो जो 51 वाला इंतखाब था वो, उस पे लोक सजाग ने थोड़ा सा कुछ पिछले इलेक्शन के दौरान एक दो वीडियोस वगैरह भी बनाई थी। वो बहुत फिनोमिनल है, और वहाँ पे आपको इस लिहाज से समझ आ जाता है कि अशराफिया की नीयत क्या थी। हम्म, ठीक है, उसमें बेतहाशा हर लेवल पे धांधली की गई, ना सिर्फ इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि जो इलेक्शन डिज़ाइन है कि इलेक्शन होगा कैसे। ठीक। ठीक है, उसको आपने कैसे मनूवर किया। जैसे आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ उसकी, कि 40 के 42 सीटें जो हैं पंजाब की, कोई 100 सवा 100 सीटों में से उनको डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी करार दे दिया गया। ये उसका क्या मतलब होता इसका मतलब ये है कि वहाँ यहाँ से 2 लोग इलेक्ट होंगे। अच्छा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से 40-42 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक महाजिर इलेक्ट होगा, है? एक लोकल इलेक्ट होगा। क्यों? अच्छा, क्योंकि पंजाब में भी तो ईस्ट पंजाब से बेशुमार लोग है मतलब लाखों, लाखों, लाखों। बल्कि आप देखें कि जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर हैं, जो यूपी के महाजिर हैं, उनकी तादाद तो बहुत कम है। कम है, हाँ। ठीक है, इस बड़ी अक्सरियत की जो है, मेरे पास अब एग्जैक्ट नंबर्स इस वक्त मेरे जहन में नहीं है,
लेकिन वो तो 1 लाख और 10-12 लाख टाइप फ़र्क है इनमें, 1 और 10-12 गुना का फ़र्क है। मतलब अगर 1 करोड़ लोग आए हुए हैं, हुँ, तो 10 लाख लोग उर्दू बोलने वाले हैं और 90 लाख लोग मशरिकी पंजाब से हिजरत तो करके यहाँ पे आए, यहाँ हैं। ठीक है। जी, अच्छा, तो जो अशराफिया थी लेड बाय लियाकत अली खान साहब, तो उनकी कोशिश ये थी कि जो ईस्ट पंजाब से जो जो लोग हिजरत करके यहाँ पे आए हैं, जिनका वतन अपना पीछे छोड़ आए हैं, उनको सियासत में यहाँ की एंगेज किया जाए। मेन स्ट्रीम किया जाए, ठीक है। तो इसके अब वो लोकल लोग उनको कैसे वोट देंगे? वो तो उनको जानते ही नहीं। जानते ही नहीं है, ठीक है। या उनका, या क्योंकि वो स्कैटर्ड हैं, तो ये भी नहीं है कि वो खुद से जो महाजिर वोटर है वो महाजिर को इलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ ये एक और बात ऐड जी। कर दूँ, मैं लोकल देहात से हूँ, हुँ, यानी मेरा दादा हिजरत करके नहीं आया। हम खुशाब हमारा गाँव है, जोइयाँ, तो वो 500-700 साल पुराना गाँव है, 7 पीढ़ियाँ मेरी उसी गाँव में हैं। तो जो चक हैं, वो उन लोगों के हैं जो हिजरत ए करके आए हैं। हाँ, आज भी हम मकामी लोगों के दिलों में हुँ, उनके मुतल्लिक एक अजनबियत अभी भी पाई जाती है। हाँ। हम अभी तक भी उनको वो नहीं दे सके जो हम एक मकामी आदमी को देते हैं। जो मेरी ज़ुबान बोलता है, वो एक उसके साथ मेरा एक और हाँ, नहीं, मेरे बेतकल्लुफ़ी। ख्याल है कल्चरल एफिनिटी मैटर करती है, और वो चक वाले अगर हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि 47 में आए हों, क्योंकि वो तो नहरी निज़ाम ने चक बनाए थे ना। हुँ, तो एक इकोनॉमिक जो है वो टसल जो है वो लोकल और जो सेटलर्स थे उनके दरमियान नहरी निज़ाम के आने से ही शुरू हो गई थी। वो तो हर जगह ही हाँ, जो है वो लोग आबाद किए गए जो मुकामी लोगों से बिल्कुल फ़र्क थे। तो वो मेरे ख्याल है थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट फ़र्क भी हो जाता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे डेफ़िनेटली जो है वो वो भी हैं जो 47 47 में 47 आए। जी, 47 में भी आए। अच्छा, तो अब ये जो ईस्ट पंजाब के जो पंजाबी थे, महाजिर जो थे हैं, वो उनको पॉलिटिक्स में मेनस्ट्रीम करना एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उनका ख़्याल था कि जो महाजरत है, ठीक है, वो एक ख़ास सियासी करैक्टर क्रिएट करती है, और लोकल्स जो हैं वो सारे के सारे मुकामी हज़रात जो हैं, उनके ऊपर हम नहीं डिपेंड कर सकते। वो जो आप शुरू में जो बात कर रहे थे ना, हुँ, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी उनकी, हुँ, तो इन इन यहाँ के वो जो पंजाब सिर्फ ये उर्दू स्पीकिंग के लिए ही सिर्फ बात अहम नहीं है, हाँ, बल्कि जो पंजाब से भी, जो एक पंजाब से दूसरे पंजाब में जाते जो हैं, हिजरत करके आए, वो भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं छोड़ आए थे ना, छोड़े बिल्कुल। तो उनको यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी देनी थी, हाँ, ठीक है। और साझेदारी थी हिजरत। हाँ, उर्दू स्पीकिंग भी हिजरत करके हाँ, आया है, हाँ, पंजाबी स्पीकिंग भी हिजरत करके हाँ, आया है, तो ये जो बेवतनी और बिल्कुल, बिल्कुल। उनका हाँ, ये भी ख्याल था कि ये पाकिस्तान, इन ये पाकिस्तान को, क्योंकि ये आए हैं वहाँ से वतन छोड़ के, तो ये पाकिस्तान को वैल्यू करेंगे ज़्यादा। हाँ, क्योंकि जो लोकल है, वो तो खुशाब का है, तो वो तो 500 साल से खुशाब में ही रह रह रहा है, रहे हैं, तो हाँ, उसकी तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। देखिए, या वो तो सिर्फ ये कहेगा ना कि पहले मेरे एरिया का नाम हिंदुस्तान था, हाँ, अब मेरे एरिया का नाम जो है वो पाकिस्तान हो गया। तो उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो एसोसिएशन है अपनी रियासत के साथ, नई रियासत के साथ, वो और तरह की होगी, ठीक है। और ये कोई है जो, ही नहीं। हाँ, सच्ची बात ये है ना, हाँ, मेरी माँ से पूछे ना, अनपढ़ है, कि अम्मी वतन क्या है? हुँ, कहती नहीं, वतन खुशाब। हुँ, दादी से पूछे वतन क्या है? हुँ, कहती अपना वतन, अपना अपने गाँव का नाम है, महापुर मेरा वतन है। हुँ, नानी मेरी का वतन तनकीआला है, जहाँ वो पैदा हुई थी और फिर हाँ, वो ब्याह कर मेरे गाँव आई मेरे हाँ, नाना के, लेकिन गाँव उसका वतन उसका गाँव है। हाँ, नानी मुझे बताती है कि ये जिन्ना मेरे पुत्तर खतरी टुरे आए ना, जब हिंदू गए थे, हाँ, ते साढ़े शहर च एक माई बूढ़ी होंदी है, एक बूढ़ी औरत होती थी, हुँ, जो हम बच्चों से कहती थी कि गली में ना निकला करो शाम को, पाटे खान आया हुआ है। हुँ, तो मैं कम्मा ये पाटे खान कौन आई? हुँ। पाकिस्तान मेरे पुत्तर। सन पहले के पता कि पाकिस्तान, सन लगता ही कि कोई पाटे खान है, कोई हुँ, बंदा है जो आया हुआ है देहातों में और और वो वो तबाही बच्चे फैला अगवा कर रहा है, हाँ, और उसके डर से खतरी जो है भाग गए। भाग गए। हाँ, बिल्कुल इसी तरह के तो तसव्वुरात थे। तो जहाँ पाकिस्तान बना है, हाँ, उसके देहात में एक 12-15 साल के बच्चे या बच्ची के लिए तस्वुर पाकिस्तान एक ऐसे ऐसा आदमी है हाँ, जो आता है और जिससे खतरी डर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन जो छोड़ के आए हैं, किसी हाँ, खून-खराबे से, किसी वायलेंस एक्सपीरियंस वो बड़ी करके, अच्छी तरह जानते हैं कि वो अच्छी तरह जानते जानते हैं हैं। कि अच्छा, पाकिस्तान और क्या है। दूसरे उनको भी जगह बनानी है यहाँ पे, और उनको यहाँ पे जगह बनानी है, तो उनको सरकार की तरफ देखना है, बिल्कुल। ठीक है? और अगर उनको लोकल
जो लोग हैं उनके साथ कहीं compete करना है या उनको उनकी जगहों पे जो मतलब लेजिटिमेट आप कह लें उनका राइट तो ज़मीनों पे उनका बनता है हाँ, जो यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। अब अगर आपने वहाँ से आके ज़मीनों पे क्लेम लेना है जी, कोई, जी। ठीक है? तो फिर तो आपको सरकार को ही देखना पड़ेगा ना। तो एक सरकार को लगता था हमारी कि वफ़ादारी जो है ना रियासत के साथ वफ़ादारी वो महाजरीन चाहे उनकी एथनिसिटी जो मर्ज़ी हो, उसमें इंट्रिंसिकली मौजूद होगी, हुँ। ठीक है? तो उनको आगे लेके आना था, जिनकी वफ़ादारी पर शक नहीं शक है। नहीं या ठीक, ठीक है ठीक, ना? बिल्कुल दुरुस्त बात। तो इसके लिए आपने क्या किया कि पंजाब में काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ 40-42 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को आपने डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल बना ठीक। दिया। अच्छा लेकिन आप क्योंकि वोटर लिस्टें नहीं बना सकते थे ना कि ये महाजिर हैं हाँ, और ये लोकल हैं, हाँ। क्योंकि वो आप कैसे बनाएँगे? वो तो बहुत मुश्किल काम है ना नहीं, वो किसी का खाना नहीं था। हाँ। यानी जो भी मर्दमशुमारी का खाना है उसमें न महाजर और मकामी का खाना नहीं, तो नहीं नहीं, होता। नहीं होता ना। तो वो नहीं कर सकते, तो वोट तो सबने डालना है, हाँ, ठीक है? तो लेकिन फिर उन्होंने उसके लिए कर ये दिया कि लेकिन उम्मीदवार का तो आप तय कर सकते हैं ना कि ये हाँ, लोकल है, ये महाजिर है, बिल्कुल, ठीक हाँ। है? तो उसमें इस तरह का रूल बनाया उन्होंने कि अगर जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डलेंगे, तो जो टॉप 2 वोट लेने वाले होंगे, हुँ, वो जीतेंगे, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर वो टॉप 2 दोनों लोकल हैं, तो सिर्फ जो एक उनमें से जीता, जो टॉप वाला वो जीतेगा और जो दूसरे नंबर पे है, वो नहीं जीता होगा। उसकी जगह पे जो हाईएस्ट जिसने महाजिर ने वोट लिए हैं, वो चाहे वो जीते। 5वें नंबर पे रहे, जितने मर्ज़ी जितने नंबर, नंबर ठीक है ठीक ना? है, ठीक है? समझ आ गई। अच्छा, अच्छा लेकिन अगर दोनों महाजिर जीत गए हैं, हुँ, टॉप 2 पे आ गए हाँ, हैं, तो दोनों जीत जाएँगे। तो दोनों को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा ज़ाहिर है कि ये बायस था बिल्कुल इन फ़ेवर ऑफ जो हाँ, माइग्रेंट्स थे उनके उनके हक में। ये तो हेड स्टार्ट है ना जी, मतलब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ से आपने काम शुरू किया, ठीक है? अच्छा इसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं था कि वोट में से और आप बता रहे हैं कि झुर्लू की इस्तिलाह भी इसी इसी इलेक्शन में शुरू हुई। वो बहुत अजीबो-गरीब इलेक्शन था। देखें वो उसमें वोटिंग जो है वो 11 दिन जारी रही, ठीक है? जो जब तक मतलूबा नताइज सामने नहीं नहीं आते। आ जाते ठीक थे, है, ठीक ठीक है? है। और वो रोज़ शाम को अपने टैली बनाते थे हाँ, और वो टैली बना के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो भेजते थे। तो आपको रोज़ पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा हाँ, है, ठीक है? तो और बहुत अजीबो-गरीब इलेक्शन था इस लिहाज से। फिर एक दिन औरतों का वोट ये डालने का था। चलें उसकी तो कोई और भी सेंस बन सकती है, ठीक है? तो 10-11 दिन तक वोटिंग है और पर्ची जो है आखिरी बात इस सिलसिले में करते हैं कि पर्ची पे कैंडिडेट्स के नाम नहीं होते थे, हुँ, ठीक है? पर्ची एक ही होती थी, ठीक। ठीक है? क्योंकि वो पर्चियाँ छापना ज़रा काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज़ थी जो उस ज़ाहिर है उस ज़माने ज़माने में में नहीं कागज़ भी तो कमयाब था। बैलेट बॉक्सेस हर उम्मीदवार के अलग होते थे। हाँ, तो आपकी पर्ची एक ही है, तो आप जिसको वोट देना चाहते हैं, उसका सिंबल जो है बैलेट बॉक्स के ऊपर बना हुआ है। तो आप जाके उसके बैलेट बॉक्स में अपनी पर्ची डाल दें। साफ पता लग रहा है कि हल को इतने मिल रहे हैं और हाँ, गाजर को इतने मिल रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। ट्रेन को अच्छा इतने फिर जब प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर ने निकालनी है, अ, तो उसने जो ए पार्टी की जो बॉक्स खोला है, तो उसके पास ए पार्टी की एक स्टैम्प है, अ, उसके उम्मीदवार के नाम की। तो जी। जब उसने पहले एक बॉक्स खोलना है, उसमें से पर्चियाँ निकालनी है, उसने उसके ऊपर वो स्टैम्प लगानी है। तो वो स्टैम्प जिस मर्ज़ी पे जितनी मर्ज़ी लगाए, ठीक है, ठीक है? समझ आ रही है। तो बस आप ऐसे करें, ऐसे समझें कि बस जुरलू था कि उन्होंने कहा कि जी हो गया, हो गया, हो हाँ, गया। जिस तरह हमारे यहाँ शादी नहीं लड़कियों की मर्ज़ी से करते कि हाँ, बस वो कोई पीछे से उसका सिर ऐसे हिला देता है, ठीक, ठीक। हाँ, तो हमारी पहली जमहूरियत भी ऐसी ही थी कि ठीक बस अवाम का सिर जो है ना वो हिलाया गया। ज़बरदस्ती हिला दिया गया। मैंने कहा जी मुबारक हो इलेक्शन हो गए। पंजाब में तो मुस्लिम लीग जीत गई। पंजाब में मुस्लिम लीग जीत गई, ठीक है? तो ये तो आपका था कि इस तरह आपने तो यहाँ मैनिपुलेट किया आपने, केपी में आपने बहुत शदीद तरीके से मैनिपुलेट की, वो एक अलग पूरी दास्तान है। इसी तरह सिंध में आपने मैनिपुलेशंस की। अच्छा बंगाल में आपको नहीं समझ आता था कि मैनिपुलेशन कैसे होगी, ठीक है? एक तो वो दूर था। दूसरे ये कि जो इलेक्शन मशीनरी थी, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स जिसने इलेक्शन स्टाफ जो था, हुँ, हुँ, वो भी बंगाली था। हाँ, तो आपकी जो कैपेसिटी जो थी उनको मैनूवर करने की, वो हाँ, भी लिमिटेड थी। हाँ, ठीक है, यहाँ से तो सारे बंदे नहीं भेज सकते थे। तो बंगाल में फाइनली फिर 1954 में इलेक्शन हुआ, ठीक है? यानी 51 की बजाय 3 साल आपने लेट किया, असेंबली का मुद्दत बढ़ाते रहे, जो भी आप करते रहे, लेकिन आपने इलेक्शन नहीं कराया। हुँ, वहाँ पे गवर्नर रूल ये वो सब कुछ चलता रहा। 54 में मजबूरी थी, आपने इलेक्शन कराया वहाँ पे और 54 में जो है वो वहाँ पे सारी पार्टियों ने अलायंस कर लिया। उस वक़्त तक
आइन पे जितने झगड़े हो चुके थे आपके ज़बान पे, वो जो हो चुका था कि उर्दू होगी कि बंगाली होगी, इलेक्ट्रेट पे हो चुकी थी कि जी सेपरेट होगा कि जॉइंट होगा, असेंबली की क्या पावर होंगी, किस सेनेट क्या होगी कि नहीं होगी, हर हर चीज़ पे आपके जो हैं वो बेशुमार तज़ादात जो हैं सामने थे और किसी के पास कोई हल नहीं था। कोई सिलेट में हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका था जी, वो वायलेंस तो अपनी जगह पे है, और वो तो जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान वो छोड़कर जा वापस चुके। जा चुके थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो ये सारा कुछ हो रहा था। तो इसके बावजूद जब ये तो 54 में फिर जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को उठा के खलीज बंगाल में डबो दिया, हुँ। ठीक है? जुगतू फ्रंट जीत जुगतू फ्रंट में मेरे ख़्याल है कोई 300 में से मुस्लिम लीग की कोई 10-12 सीटें रह गईं वहाँ पे। तो जुगतू फ्रंट ने जो है वो सब वो कर लिया, सीटों पे जीत क्लीन गई। स्वीप कर दिया। क्लीन स्वीप, सभी स्वीप जो है वो तो बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दिया उसने, सारा कुछ वो जीत गई। तो यहाँ ये एक फ़ियर जो है वो आपका जमहूरियत के बारे में जो है वो रियल सामने आ गया। तो आपने मेरा में ख़्याल है कि आप 1971 की पहली ईंट पहली ईंट नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा-सा और उसको जो आइन बनाते हुए जो आपके झगड़े चलते रहे ना, हाँ, अगर आप उनकी तफ़सीलात देखें, तो मेरा ख़्याल है कि ये तय हो गया था कि बंगालियों को भी ये समझ आ गई थी, बांग्लादेशियों को, बंगाल वालों को कि यार ये हमसे गुज़ारा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हमसे गलती हो गई है ये, ठीक है? वो समझ आ गई थी कि कोई कोई यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस देने पे तैयार ही नहीं था किसी किस्म की, हुँ, ठीक है? इनके अपने तासुबात जो थे और इनका जो अपना घुमंड था अपनी पावर पे, वो इतना वाज़ेह था। वाज़ेह था कि बंगालियों को समझ आ गई थी कि भई इन्होंने नहीं माननी हमारी कोई बात। तो मेरा तो ख़्याल है कि उन्होंने एक लिहाज़ से अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि जी अगर आप हमारी डेमोक्रेटिक डिमांड्स नहीं मानते, ठीक है? हमें बराबरी नहीं देते, हमें आप डेमोक्रेसी नहीं देते प्रॉपर और उसके उन असूलों के मुताबिक नहीं चलते, तो खुदा हाफ़िज़ है, हुँ, ठीक है? उन्होंने इससे ज़्यादा वाज़ेह क्या बात होगी कि जो आपकी जो रूलिंग पार्टी है, जो फाउंडिंग जिसने पाकिस्तान क्रिएट किया, उसको 300 में से 10-12 सीटें मिलें। तो फैज़ साहब कहते हैं कि ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर हाँ, था इंतज़ार जिसका ये वो सहर तो नहीं। हुँ। तो हमारे बंगाली भाइयों को सन 54 में ही यानी 7 सालों में ही समझ आ गई थी कि कोई गेम हो गई है। बिल्कुल गेम हो गई है क्योंकि आप उनको कोई स्पेस किसी किस्म की उनका कोई मुतालबा मानने पे आप तैयार नहीं थे और आप देखें उसके बाद कि जो 54 के बाद जो आपने 56 में जो आइन बना लिया, ठीक है? वो भी बहुत ज़बरदस्ती बनाया, उसमें भी कोई चीज़ तय नहीं थी। मतलब जी मैं जिस तरह ये जॉइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट ये बहस नहीं हो रही थी, ये कंक्लूड नहीं हो रही थी। हुँ, हालाँकि तो इम्पोर्टेंट था कि आइन में होना चाहिए था। तो आइन में 56 में ये लिख दिया गया कि ये जो है वो बाद में तय किया जाएगा। और अब उनकी कुर्बानियाँ शुरू हो गई हैं कि उन्होंने 56 के आइन में पैरिटी मान ली है हुँ। कि हम चलो हमारी आबादी हमसे आपसे ज़्यादा भी है। तो पता नहीं मान लिया कि नहीं क्योंकि वो आइन बनाने का अमल भी काफ़ी डूबियस था, उसमें आर्म ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, मैनूवरिंग बहुत ज़्यादा थी, हॉर्स ट्रेडिंग भी कह लें आप उसमें शामिल थी, जो किस तरह आपने किया। लेकिन इस सब के बावजूद यानी बंगालियों की सारी डिमांड्स को ना मानते हुए भी या उनको मैनूवर करते हुए भी जो इलेक्शन होने जा रहे थे, नए आइन के तहत जो होने थे, मतलब वो सबको पता था कि उसमें क्या होगा। 56 में हमने आइन बना लिया हाँ, और इत्तेफ़ाक राय हो गया कौमी इस इत्तेफ़ाक राय नहीं हुआ, बस हमने आइन बना लिया। और इस आइन के तहत इंतखाबात होने हैं। इस आइन के तहत इंतखाबात होने हैं, ठीक है? और उन इंतखाबात का भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि क्या होगा, क्या होगा? वो ठीक है? 54 की रिपिटेशन उन्होंने रेपिटेशन होगी या उससे भी कोई बहुत आगे की बात होगी या क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पर आके हमारी एस्टेब्लिशमेंट को जो समझ आ गई कि यार ये इलेक्शन में तो हमें कुछ नहीं मिलने लगा, हाँ ठीक और है? ये तो ठीक है, जमहूरियत का जो शौक है, ये ये तो एचआईवी की तरह है, एक से आगे हाँ, आगे से तीसरे तो में उनको कि फैलता भई है। ये तो हमें जमहूरियत तो कोई रास्ता नहीं दे रही हमें, ठीक है? जो क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की कि अशराफिया का तो काम ये था ना, उनकी तो मकसद ये था कि जमहूरियत जो है वो हमारे रूल के ऊपर मोहर लगाए, ठीक है? वो हमें एक्सटेंड करे। ये अच्छा ये 56 तक हमारी अशराफिया में कौन-कौन है? 56 तक कौन-कौन से अनासिर हैं? मतलब ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है? उसमें मेनली और अगर आप उसको एथनिक उसके हवाले से देखें तो उसमें उर्दू स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? उसमें पंजाबी पंजाबी बहुत ज़्यादा जागीरदार है, हैं, पंजाबी जागीरदार हैं, पंजाबी बहुत ज़्यादा हैं
और ज़ाहिर है कि सिलेक्टिवली आपको उसमें से केपी के लोग भी मिल जाएँगे, सिंध के लोग भी सिलेक्टिवली मिल जाएँगे। मिल जाएँगे ऐसे। जिस तरह बाद में भी हमने मार्शल लॉ की हुकूमतों में देखा कि आपने जब भी कोई मार्शल लॉ लगा के हुकूमत बनाई है, तो आपको हर जगह से कोई ना कोई तो मिल ही गया है ना। हुँ। तो वो उसी तरह ही था सारा कुछ, ठीक है? तो उस वक़्त भी। तो आपने लेकिन आपको ये समझ आ गई कि यानी आपने एग्ज़ॉस्ट कर दिया कि यार जमहूरियत में से हम हासिल नहीं कर ये सकते। ये ये गाय हमारे मतलब का दूध नहीं देगी, ठीक है? इसमें से हम नहीं कुछ निकाल सकते, ठीक है? तो फिर आपने मार्शल लॉ लगा दिया। 17 मार्शल लॉ अक्टूबर 1958। 58 को, ठीक है? तो मार्शल लॉ बुनियादी तौर पे यही रिकॉग्निशन थी ना इस बात की कि भई जमहूरियत नहीं चलने हुँ। लगी यहाँ पे, ठीक है? जमहूरियत चलेगी तो बंगाली तो नहीं और अवाम का हम कुछ कर नहीं सकते कि चलो जहालत को तो हम मनूवर कर लेंगे, जाहिल अवाम को तो हम मनूवर कर लेंगे, ठीक है? उनसे हम कह देंगे कि उन्होंने वोट दिया है लेकिन उनकी जगह पे हम खुद मोहरें लगा देंगे या डब्बा भर देंगे या जो भी, ठीक है? आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझा हूँ कि मुल्क में 2 गिरोह बन गए हैं। एक वो जो ताकत के इक़्तिदार में घूम फिर रहे हैं, उसकी गर्दिशों में, गुलाम गर्दिशों में घूम फिर रहे हैं, और एक वो जो मुतासरा हैं इन सब लोगों के। इन लोगों के बीच में पहला मैच पड़ने जा रहा है फातिमा जना और अयूब खान के इलेक्शन की सूरत में। ऐसा ही है? हाँ, वो थोड़ा लेट है। अच्छा देखें अब ये अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली चलाएँ हाँ, तो हाँ, 58 और अब 58 में मार्शल लॉ लग गया अयूब खान का। अच्छा अब अगेन अब ये तो सबको मालूम है कि भई मार्शल लॉ तो लग गया है, ठीक जी, है? और अब मार्शल लॉ चाहे जो है वो अयूब खान को ताहयात सदर बना दें, सदर बना फील्ड दे, मार्शल बना दें, अल्टीमेटली तो फिर आपको जमहूरियत पे आना ही आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया ना कि जो तारीख का जबर था हुँ, हमारा कि अब लेजिटिमेसी जो है सरकार को, रियासत को कैसे मिलेगी? वो जमहूरियत के ज़रिए मिलेगी। तो फिर आपने दोबारा डिज़ाइनिंग टेबल पे चले गए, आपने कहा अब सिस्टम ही ऐसा बनाना है हुँ, क्योंकि कि ना सिर्फ़ बंगालियों का भी बंदोबस्त हो जाए, हुँ, ठीक है? बल्कि ये जहालत का भी बंदोबस्त जो है ना, ये भी हो जाए, ठीक है। ठीक है? तो फिर आपने ये किया कि जी वो एक बीडी मेंबर बेसिक डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, हाँ, वो बनाई आपने। उसमें पूरे मुल्क की कितनी 60,000 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बना जी, दी जी, पूरे जी। पूरे मुल्क में, हाँ, ठीक है? और वो उनसे एक-एक मेंबर हाँ, इलेक्ट होता था, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट में होता हाँ। है। फिर वो मेंबर्स जो हैं, वो तो जो है आगे इलेक्ट करते थे। वो 30,000 यहाँ पे हैं, तो 30,000 हाँ, बंगाल में हाँ, हैं, ईस्ट पाकिस्तान में हैं। तो वो फिर आगे नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सदर हाँ। को डायरेक्ट वो इलेक्ट करेंगे। तो वो क्योंकि 30-35 हज़ार लोगों को तो आप हाँकना आसान है। आसान है, हाँ, हाँकना आसान है और फिर क्योंकि जब आप सरकार पे बैठे हुए हैं, तो आपने जो पर्क्स देने हैं, उस ज़माने में तो वैसे ही लाइसेंस वाला हाँ, भी बड़ी ठेके 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 से लाइसेंस। हाँ, ठेके और लाइसेंस के जी ये सीमेंट की एजेंसी का लाइसेंस है ऐसा और है। ये आटे की फ्लोर मिल का ये लाइसेंस है और मिट्टी के तेल की ये मिट्टी के तेल की वो दुकान का तो है वो भी कुछ। आपने सारे बाँटने हैं, हाँ, ठीक है? तो वो 30,000 लोगों को तो मैनूवर करना आसान है हाँ, ना, ठीक है? तो आपने जो जाहिल अवाम है उसको पीछे कर दिया, ठीक है। ठीक है? आपका इतना काम है कि एक बंदा आगे करे, उस बंदे के साथ फिर हम डील करेंगे, ठीक है? तो ये आप सिस्टम ले आए, ठीक है? और अंग्रेज़ ये कहता था कि हमारे बिहाफ़ पर ये जो प्रिंस स्टेट्स है ना, इनके जो शाही खानदान हुकूमत कर रहे हैं कश्मीर पर, हैदराबाद पर, स्वात पर, दीर पर, ये अवाम पर हुकूमत करते हैं और हम इन पर हुकूमत करते हैं। बीडी मेंबर्स अवाम पर हुकूमत करने के लिए बना दिए गए और इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए बादशाह सलामत या फील्ड मार्शल या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हाँ, मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल। तो जिसको वो पैट्रनेज सिस्टम कहते हैं ना, ये पहली दफ़ा ऑफ़िशियलाइज़ हो गया ना, हाँ, क्योंकि वो जब वोट लेते हैं बीडी मेंबर, हाँ, अपने उनकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी 1000-2000 लोगों की है, तो अगर बीडी मेंबर जो हैं वो लाइसेंस ले रहे हैं, ठेके ले रहे हैं या बेनिफिट ले रहे हैं सरकार से, हाँ, तो नीचे अवाम भी तो कहती है ना कि भई आपको तो बेनिफिट है, तो आपको किस चक्कर में वोट दें? तो उनको थोड़ा बहुत तो बाँटना पड़ता है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम बन गया ना हाँ। बख्शिश, बख्शीश का और सिफारिश, पर्क्स पर्क्स एंड हवाले, प्रिविलेजेस यस हाँ, यस, हाँ, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो टॉप से जो है वो नीचे तक हाँ, जाएँगे। तो ये जिसको हाँ। आप पैट्रनेज सिस्टम कहते हैं। अब तो अगर वो कोई जानना चाहता है कि पाकिस्तान में उकरुबा परवरी या नेपोटिज्म क्यों है, तो ये है। हमारे यहाँ सिफारिश कल्चर कब से है? यहाँ से है। बिल्कुल, हाँ, वगैरह। ठीक जी। है। तो ये दरमियान वाला पीरियड जो है फिर आपने जमहूरियत का जब आपने कहा कि यार इसका तो बंदोबस्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का ही करना पड़ेगा, तो वो ये अयूब खान साहब का एक्सपेरिमेंट जो है बीच में वो आ गया। उस एक्सपेरिमेंट को भी चैलेंज काफ़ी बड़ा मिला।
जो फातिमा जिन्ना का जो कैंपेन थी, उनको इलेक्शन तो हरा दिया अल्टीमेटली आपने, लेकिन ये कि बहुत उस पे मोबिलाइजेशन हुई और अयूब खान बुनियादी तौर पे कमज़ोर हो गया। लेकिन ये जो सारा सिस्टम जो अयूब ने बनाया था, ये बुनियादी तौर पे आपने डेमोक्रेसी डिनाई करने के लिए बनाया था ना। एक तो आप कंटेन रखें बंगालियों को, ना आने दें ऊपर, और दूसरे ये कि आवाम को भी आप साइड पे रखें और जो रूलिंग चल रही है इलीट, वो चलती रहे। और अब ये वाज़ेह हो गया था कि अब रूलिंग इलीट का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट तो जिसको कमरे में हाथी घुसा है हाँ, 1956 और 58 के दरमियान। हाँ, ऐसे कह लें, बिल्कुल। और जो लोग पहले से ताकत के ईवानों में एज पावर एलीट एग्जिस्ट कर रहे थे, ना सिर्फ ये कि वो अपने मकाम से महरूम हुए, हुँ, बल्कि उन्हें ये भी समझ आ गई कि अगर हमें इक़्तिदार में रहना है, तो इस हाथी से बना के रखनी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें ना, क्योंकि अगर वो कोई जमहूरी हल बना लेते, हाँ, तो बुनियादी तौर पे पहला मार्शल लॉ तो सिकंदर मिर्ज़ा सिविलियन ने लगाया ना, राइट। जी, जी। ठीक है ना? तो अगर वो कोई जमहूरी हल बना लेते, तो उनको तो फिर उसमें ये रिस्क था ना कि जमहूरियत हो सकता है उनका बोरिया बिस्तरा लपेट दे, ठीक हुँ, है? लेकिन मिलिट्री के साथ उनको लग रहा था कि इनके साथ तो हम मिल के चल सकते हैं। चल सकते हैं, ठीक है? उनको नहीं पता था कि फिर सीनियर पार्टनर या जिस पार्टनर के मेजर पास पार्ट बंदूक है, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये मेजर है। पार्टनर वही हो हाँ, बनेंगे। हाँ। इनका ख़्याल था कि हम उनको चलाएँगे, ठीक है। हुँ, तो लेकिन गलतफ़हमी थी, वो दूर हो गई बड़ी जल्दी। वो तो कई कुछ दिनों में ही दूर हो गई कि सिकंदर मिर्ज़ा को भी उन्होंने, कहा था। सदर को भी जो साइड पे कर दिया। तो ये दरमियान वाला अरसा जो है, आपने तमाम इख्तिलाफ़ात के ऊपर एक बंदूक के ज़रिए आप बैठ गए, हाँ, ठीक है। यानी जितनी बहसें चल रही थी आइन बनाने में, जमहूरियत को लाने में, बंगालियों की, इधर के सारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे उनकी आपस में जो डिस्कोर्स डिस्कशन सारा कुछ चल रहा था, शनाख्त का मामला, शनाख्त हकूक़ का का मामला, मामला, ठीक है, सूबाई खुद मुख्तारी का मामला, कौमी ज़ुबान का मसला उसको आपने सबको जो है बंदूक से के ज़ोर पर हल कर दिया। हल कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर बैठ गए आप, हाँ, ठीक है। अब वो, लेकिन आपको पता ही है कि वो बैठ तो जाते हैं आप उसके ऊपर, लेकिन वो नीचे तो उबलता रहता है, हाँ, ठीक है। और वो उबलता रहा नीचे, और फिर जब वो फटा है 68 69 में आके, ठीक हाँ, है, आप कह लें कि वो फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में भी एक्सपोज हो गया था हाँ, और वीक हो गया था वहाँ से, और वो उसी वीकनेस में दरार पड़ गई, और वो लावा सारा जो है वो बाहर निकल आया। फिर आपको बुनियादी जमहूरी प्रिंसिपल मानने पड़े हुँ। कि वन पर्सन वन वोट होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, और आपने बंगालियों को भी ये भी तस्लीम कर लिया कि जी वो उनकी जितने आपके बंदे हैं, उतने ही आपकी सीटें। सीटें होंगी, हाँ, ठीक है। और वो सारे आपने प्रिंसिपल जो हैं वो मान लिए। तो वो प्रिंसिपल तो आपने मान लिए, लेकिन उस वक़्त तक आप इतने मतलब इंटॉक्सिकेटेड हो चुके थे पावर से, इतने इतना नशा बेपर्दा और इतने बेपर्दा हो चुके थे। बेपर्दा हो चुके थे, या इतना आपको नशा चढ़ चुका था ना, हाँ, ठीक है, कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, ठीक है। आप याह्या खान के बाद के जो 71 के देख लें, वो मानने पे ही तैयार नहीं है कि वहाँ कुछ भी हो रहा है, हाँ, मानने पे ही तैयार नहीं हाँ। है, ठीक है। अभी यह्या खान आप की मतलब वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलती मिल हैं। जाती हैं, मिल वो जाती हैं। कहते हैं कि मैं मतलब मैं बताता हूँ वो आपको, कुछ कहते भी नहीं हो रहा वहाँ हाँ, पे, तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी भी हमारा वैसे रवैया तो तकरीबन यही है, ठीक है, लेकिन उस वक़्त भी यही था कि जी कुछ नहीं हो रहा, असल में तो सिर्फ़ कुछ दुश्मन हैं जिनकी साज़िश हो रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो वो तो हम बात ये कर रहे थे ना कि ये 70 में आके आप दोबारा आपको वो इलेक्शन वो सिस्टम पे आना पड़ा। तो 70 में आके आपको जो तमाम बुनियादी बातें हैं वो माननी पड़ी। जिन जिन इख्तलाफात को, जिन तज़ादात को आप बंदूक के ज़ोर पे इग्नोर कर रहे थे, या आपने बंदूक सबके हाथ खड़े करवाए हुए थे, वो आपको मानना पड़ा कि ये ऐसे नहीं चलेगा और आपको ये स्पेस देनी पड़ेगी। वो आपने स्पेस दी, आपने इलेक्शन तो करवा दिया, हुँ, ठीक है। वो इलेक्शन जब हो गया, तो वो जो हम जहाँ से हमने बात शुरू की थी, तो इलेक्शन का जब डब्बा खुला है, हुँ, तो उसमें से वो नहीं निकला जो वो चाहते थे कि हाँ। निकले। ठीक है, वो हमेशा से यही चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो, उसमें से रिजल्ट वो निकले जो हमारी मर्जी का हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1970 के इंतखाबात आपको भी ऐसे ही लगता है कि वो शफ़ाफ़ इंतखाबात थे जैसे हमारे यहाँ ये शोरत? हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान के अपने कॉन्टेक्स्ट में तो आप यही कहेंगे कि उसमें से बहुत बेहतर इलेक्शन थे, बहुत साफ-सुथरे थे उसमें, और अच्छे इंतखाबात थे। लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम वही हुआ ना, इसीलिए तो वो एक्सपोज़ हो गया कि जो तज़ाद एस्टेब्लिशमेंट का था, कि उनको वो उसमें से जब डब्बा खुला है, तो उनको उसमें से वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो वो चाहते थे।
क्या वो ये रिजल्ट चाहते अपनी मर्जी का, तो वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे? मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ना कि ये कुछ नशे में कुछ ज़्यादा ही तनहा रह गए थे। ठीक ठीक है। तो इनका ख्याल था कि कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये पावर से इंटॉक्सिकेटेड हो चुके थे और इनको लगता था कि कोई मसला ही नहीं है, तो सब ठीक कर देंगे हम, ठीक है। तो 2 फौजी भेजेंगे, सब ठीक हो जाएँगे और मतलब ये अगेन वो याह्या खान जो बात कर रहे हैं आपको एग्ज़ैक्टली वो वीडियोज़। बिलीव करते थे उसपे, वो बिलीव करते थे उसपे, ठीक है। तो इनका ख्याल था कि इसमें से कुछ नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि जो रिपोर्ट्स थी एजेंसीज़ की उस ज़माने में, वो भी यही थी कि कुछ नहीं। कुछ नहीं ख़ास है। उनका ख़्याल था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को यहाँ पर 138 जो वेस्ट पाकिस्तान की टोटल सीटें थी, उसमें से मेरा ख़्याल है 80-82 मिली थी, हाँ, ठीक बिल्कुल है। है। इनका ख़्याल था कि वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में भी उनको 80-82 मिलेंगी, अवामी लीग को। अवामी लीग को। हुँ। तो स्प्लिट जो मैंडेट है और जो हंग पार्लियामेंट है, वो तो इनको हमेशा से चाहिए हाँ, होती है। और उसको तो मैनिपुलेट तो किया हाँ, जाना आसान तो है। अगर 80-82 उनकी हुँ, होती हैं, 80-82 पीपल्स पार्टी की होती हैं, हुँ। तो फिर जो है वो छोटी पार्टियों को जमात-ए-इस्लामी और ये वो इनको वो आगे करके तो उनसे कराते जो कहीं से भी मतलब जी, आप जो अवामी आपने लीग जो की 90s में देख लिया आपने जो रोल एमक्यूएम प्ले करती रही है, ठीक है, कि वो अगर मिल गई इनके साथ नून लीग के साथ मिल गई तो उनकी हुकूमत बन गई, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई तो उनकी हुकूमत बन गई, ठीक है। तो वो कोई एक बीच में प्लेयर होगा जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, इस तरह की कोई इनकी कैलकुलेशन थी। लेकिन वो बंगालियों ने दोबारा सरप्राइज़ दिया, हुँ, ठीक है, और उन्होंने तो सिंपल मेजॉरिटी खुद ही ले ली। हुँ। मतलब 300 मेंबर की असेंबली में 160 सीटें उनकी आ गई। डायरेक्टली जी, डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, जी। ठीक है। 7 जो वुमेन सीटें भी डाल लें तो 167 हो हाँ, गई, ठीक है। और यहाँ नैप की हुकूमत है और नैप उनकी इत्तेहादी है। ना सिर्फ ये कि मशरिकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने मेजॉरिटी सीट ली हैं, हुँ, बल्कि उनके जो इत्तेहादी मगरबी पाकिस्तान में है नेशनल अवामी पार्टी, उसने सूबा सरहद में और सूबा बलूचिस्तान में जी, बिल्कुल, सूबाई जी, हुकूमतें बना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर जो है वो आपने अब ये जब डब्बे में से ये इलेक्शन निकल आया, जब ये नताइज निकल आए, तो फिर आपको परेशानी लाक हुई कि अब क्या करना है इसका, क्योंकि ये तो हम नहीं चाहते। तो फिर आपने मतलब जो अगला स्टेप होता है इलेक्शन के बाद के पार्लियामेंट मिलती है, हलफ लेते हैं और वो तो आइन साज असेंबली बननी थी, वो तो पहली असेंबली थी, क्योंकि वो तो एलएफओ के अंडर इलेक्शन हो रहे थे हुँ, ना, तो उस असेंबली ने तो आइन बनाना था। और मार्च में जो है मार्च 71 में जब ये ऐलान हुआ था कि इस तारीख को जो है वो ढाका में ढाका असेंबली। में असेंबली का इजलास होगा, तो उससे पहले ही 1 हफ्ता पहले मेरे ख्याल है फरवरी के एंड में अवामी लीग ने अपने बुनियादी प्रिंसिपल जो हैं वो ऐलान कर दिया था कि इन प्रिंसिपल्स पे हम आइन बनाएंगे नया, ठीक है। तो जो पहला ही इजलास होना था असेंबली का, जी। ठीक है, उसमें उनको कोई नहीं रोक सकता था कि वो पहले ही रेज़ोल्यूशन में हलफ़ लेने के बाद पहले ही रेज़ोल्यूशन ये ले आएँ कि जी ये आइन के बुनियादी प्रिंसिपल्स ये होंगे हाँ, और वो मेजॉरिटी से पास हो जाने थे, बिल्कुल। ठीक है। वो जब पास हो जाते, तो फिर तो आप आइन बनाने के अमल को नहीं रोक सकते थे। हाँ, तो फिर आपने असेंबली का इजलास ही नहीं होने दिया, हाँ। ठीक है। ना और 9 मनते लोग गणराज्य। हाँ, तो फिर आपने वहाँ पे दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, मिडनाइट जैकल। पता नहीं क्या-क्या कुछ किया वहाँ हाँ, पे आपने, बहुत ज़ाहिर है कि ज़ुल्म किया, वायलेंस किया, कत्ल गारत किया, ठीक है। तो उसके उसी के नतीजे में मुल्क टूटा, ठीक है। और तो ये आपके पहले इलेक्शन का जो है ये हुआ। बाद की बातें फिर हैं कि जी उसमें आइन जो यहाँ पे रह गई थी उसने बना लिया। अच्छा, लेकिन इस दौरान एक और इम्पोर्टेंट बात है जो इससे जुड़ती है कि जब ये आपने वहाँ पे इलेक्शन हो गए 70 में, उसके बाद आप लेट करते रहे उसको, असेंबली के नहीं होने दिया आपने इजलास, ठीक है। तो फिर इस दौरान आपने मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे शुरू कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान भी ये एरोगेंस मौजूद थी कि जी हो गया, सब ठीक हो गया है, हाँ। वी हैव डन इट, सीधा कर दिया सब, रात ही में सीधा कर दिया है। बिल्कुल सब कुछ सीधा कर दिया हमने, सब बेहतरीन हो गया है सब। तो अब याह्या खान तो इस तैयारी में था कि अब क्योंकि हमने सब कुछ सीधा कर दिया है तो अब असेंबली का इजलास बुलाया जाए, हाँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल है उन्होंने कोई अगस्त में, यानी मार्च में ऑपरेशन शुरू हुआ है ना 71 में, जी, जी। तो बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान में जो 160 अवामी लीग के जो जीते थे मेंबरान, उसमें से आपने कोई 80 के करीब जो हैं आधे यानी डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई कर दिए कि ये गद्दार हैं। तो वो भी 80 रह गए। हाँ, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के ये भी भी 80 थे, 80-82 थे जी। ठीक है ना। तो वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पे उनको जो पहुँचना जो था। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि थी। ये होगा, हाँ, ठीक है।
अच्छा, लेकिन वो जो बैलेट से ना सही तो बुलेट से सही। बुलेट से सही, ठीक। ठीक। तो वो जब जो जिन 80 को डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने, उनकी जगह ज़ाहिर है सीटें खाली हो गई, ठीक है। तो वो उन पे बाई इलेक्शन होना था, ठीक है। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन का ऐलान किया सितंबर अक्टूबर में मेरा ख्याल है, ठीक है। तो अब ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और थी। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, वहां पे तो मतलब सिविल वॉर चल रही थी। तो सवाल तो नहीं पैदा होता था कि वहां पे इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कैसे होगा। और वो अवामी लीग ने तो ज़ाहिर है कह ही दिया था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन यहाँ पे कोई बाई इलेक्शन हो, अब तो आज़ादी लेनी है हमने, ठीक है। और लेकिन ये बजिद थे कि जी हमने वहाँ पे बाई इलेक्शन कराना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है मीटिंगों में कहा होगा कि जी मुमकिन तो नहीं है, आप कैसे करें। तो फिर यहाँ पे ये तजवीज़ एक वेस्ट पाकिस्तान के जो इलेक्शन अशराफिया थी उन्होंने मिलकर बनाई कि हम ऐसे करते हैं कि इन सीटों पर अवामी लीग तो कोई बंदा खड़ा नहीं करेगी, ठीक है, बाइकआउट कर देगी। बाइकआउट कर दिया उसने, तो वो तो नहीं, उस सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो करे। तो हम सारे जॉइंट एक ही कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, तो अनकंटेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो वो अनकंटेस्टेड, अच्छा, इस पे यहाँ पे मीटिंगें शुरू हो गई, ठीक है। और पार्टियों ने आपस में सीटें बांट ली। कुछ जमात इस्लामी की मेरे ख्याल है कोई सबसे ज्यादा तो उन्हीं की होनी उन्हीं चाहिए। थी, 15-16 सीटें उनको मिल गई कि उस पर कोई और नहीं आएगा। वो जो और पता नहीं डेमोक्रेटिक पार्टी और कौन कौन सी पार्टी जो है उनको मिल गई, ठीक है। तो नहीं, सब इसमें ढूंढने की चीज पीपल्स पार्टी का रवैया है। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी ने शुरू में इसका अपोज किया, ठीक है। लेकिन बाद में उनको लगा कि यार ये तो घाटे का सौदा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे तो ये सीटें लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी आखिर में 5 सीटें ले ली, ठीक। ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद कोई 15-16 सीटों पर इत्तेफाक नहीं हो सका, ठीक है। बंदा नहीं मिला। नहीं, बंदा नहीं मिला, क्योंकि वो बंदे को भी ज़ाहिर है बंगाली होना ज़रूरी था, जी ठीक जी। है। तो वो बंदा नहीं मिला इनको, तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जी इन पे तो अब हमें बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा, वोटिंग होगी इन पे। तो वो वोटिंग की तारीख तय हो गई। तो वो मेरे ख्याल है वोटिंग की तारीख जो तय हुई वो 20 दिसंबर 1971 थी, ओए। ठीक है, कि इस दिन इस पे वोट डलेंगे और वो वहाँ पे। तो देखें आप, वहाँ पे 16 दिसंबर को आपको पता है वहाँ पे बीच जो में कोई अगर 16 दिसंबर ना आता ना ना तो 20 दिसंबर को हम इंतखाबात करवा करवा देते देते, इंतखाबात भी हो जाते, और मनपसंद नतीजा भी निकल आता। मनपसंद नतीजा निकल आता, और अवामी लीग की 80 सीटें होती और और पीपल्स पीपल्स पार्टी की भी 80 होती, और हम असेंबली चलाते सारे। सदर ममलिकत याहिया खान होते। सदर मुमलिकत याहिया खान होते, तो सब कुछ चलता। उन्होंने एक आदमी, अब जस्टिस ए आर कार्नेलियस के जिम्मे भी लगा दिया था कि आप वो आइन तहरीर कर दें जिस आइन के तहत मैं सदर हूँगा और ये जो लोग अभी इंतखाबात में जीते हैं ये हाँ असेंबली होंगे। हाँ। तो ये हमारा जमहूरियत के साथ जो है वो टोटल आप कह लें कि वो था। लेकिन वो ज़ाहिर है कि बड़ी हार्ड रियलिटी उनको बहुत तकलीफ दे तरीके से ये तारीख ने बावर कराया कि आप गलत सोच रहे हैं, कि उनको पीछे हटना पड़ा। वो वाहिद ही मौका है जब उनको एक दो कदम पीछे हटना पड़ा। और जो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों के जो 138 मेंबरान इलेक्ट हुए थे, दो जो उनके नहीं हुए थे उनमें से एक तो वो सिलेट वाले थे, नॉन बंगाली, राजा त्रिदेव जी राय, जी। हाँ। उनको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। और एक और थे नूरुल अमीन मेरे ख्याल है, ये कौन, वो भी अनकंटेस्टेड वहाँ से, या नहीं अनकंटेस्टेड तो नहीं थे, लेकिन अवामी लीग ने उनको जीतने दिया था, उनका जो आज़ादी में कंट्रीब्यूशन है या हाँ। कुछ इस तरह की वजह से। हाँ, वो भी हमारे पास आ गए। वो भी हाँ यहाँ पे मताहयात वजीर वो भी रहे थे, रहे। ठीक है ना। जी। तो ये 140 जो हैं यहाँ पर जो रह गए, और फिर वो बांग्लादेश बन गया, और इन 140 ने आइन साजी की 1973 का आइन उन्होंने इन बनाया। इन 73 खैर का। मेहदी साहब, 1954 या 1947 से लेकर 1970-71 तक का अहवाल, इसे हम पहले हिस्से में रखते हैं। और मुझे आपकी बातें सुनकर ज़मानो मकान की कैद से मैं आज़ाद हुआ बैठा था। अगर नाम न लिए जाएं, महज वाकयात सुनाए जाएं, तो ऐसे लगता है जैसे आप आज की कहानी सुना रहे हैं। तो तो आयरनी है हाँ, बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता सफ़र तो दायरे का ही है बार बार, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये 16 दिसंबर हमारी तारीख में कभी दोबारा आए। 16 दिसंबर 1971 वाले की बात कर रहा हूँ। वो भी तो अब हम मिक्स कर देते हैं ना 16 दिसंबर को भी। तो ये 71 से लेकर 2025 तक की कहानी हम आपके साथ आपको दोबारा ज़हमत देंगे। और जितनी दिलचस्पी से मैंने सुना, समझा और सीखा है, तो मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें।
तो बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के बहुत लिए, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।